हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का दोस्तों हमारा जो चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 टाइड्स। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना टाइड्स, हमने यार शुरुआत की थी चैप्टर की, है उसमें हमने एक चीज देखा था कि किस प्रकार जो लहरें होती है, जो टाइड्स होती है ना, वो कैसे आती है। जैसे हमने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था कि यार जब पानी बहुत ज्यादा आगे की तरफ आ जाता है कोई भी बीच के कोस्ट लाइन के इलाके में, तो हाई टाइड बोलते हैं, ऊंची ऊंची लहरें भी उठती है। और एक लो टाइड होता है, यानी पानी बहुत ही अंदर चला जाता है। आप कभी भी बीच की तरफ जाओ, समुद्र की तरफ जाओ, तो आप देख सकते हो। और आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने एक व्लॉग भी बनाया हुआ है, आप देख लेना जाके। अभी अभी मैंने रिलीज किया है व्लॉग को, हमारे जो व्लॉगिंग चैनल है जिसका नाम है JR व्लॉग्स, नया चैनल है हमारा, उस पर जाके देख लेना। एक मैंने समुद्र के पास जाके मैंने आपको वो चीज बताया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा व्लॉग। लेकिन बात यहाँ पे टॉपिक की हो रही है कि जो हमने बताया था कि हाई टाइड होता है, लो टाइड होता है, वो किस वजह से आता है ये भी हमने एक्सप्लेन किया था कि मून का कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल जो होता है उसके वजह से हाई टाइड्स आते हैं। और दो टाइप के और टाइड्स होते हैं, जैसे कि स्प्रिंग टाइड होता है, नीप टाइड होता है, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि सन का जो इफेक्ट है वो कैसे आ जाता है और जिसके वजह से और भी ज्यादा यहाँ पे जोर से टाइड्स आते हैं, उसको स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। फिर क्या नीप टाइड्स होता है, ये सभी चीज एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी हमारे इसके प्रीवियस लेक्चर में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चेकआउट कर लेना, और साथ में प्लेलिस्ट भी हमारा चेक करते रहो, क्योंकि प्लेलिस्ट में जितने भी चैप्टर्स है हर सब्जेक्ट के हमने बना के रखे हुए हैं, ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है। तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, बहुत सारे वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। जितना हो सके उतना अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज को गेन कर लेना अभी से, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग को पढ़ना है ना दोस्तों, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज द टाइमिंग्स ऑफ द टाइड्स। हमने आपको बताया था कि टाइड्स जो है वो आते हैं, लेकिन ये टाइड्स का ना जो टाइमिंग होता है ना, वो क्या होता है। टाइमिंग मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, एक इंटरवल होता है, एक गैप होता है। तो वो कैसे होता है वो मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। तो टाइमिंग्स ऑफ द टाइड्स चेंजेस डेली, टाइमिंग्स ऑफ द टाइड्स चेंजेस डेली, ठीक है। ये कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, चेंजेस डेली। यहां पे थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। अब देखो यहां पे थोड़ा सा भी नजर डालोगे तो मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर आपको याद होगा, कि 12 घंटे 12 आवर्स 25 मिनट्स 12 आवर्स 25 मिनट्स पे लगभग जो टाइड्स जो है वो चेंज होते हैं। जैसे कि अगर 12 घंटा जो 25 मिनट हुआ, उसके अगेन 12 घंटा 25 मिनट के बाद हाई टाइड आएगा, यानी उसके बीच में जो है वो लो टाइड आएगा। यानी कि उसके बीच का जो पीरियड होता है, जो टाइमिंग का पीरियड होता है, उसमें आपके हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स होते रहते हैं। तो आपको एक चीज तो मैंने पढ़ाया था कि जो भी टाइड्स होते हैं इट इज बिकॉज ऑफ द मून, एंड मून के किसके वजह से होता है, ग्रेविटेशनल पुल के वजह से होता है। तो लेट्स सपोज हम इमेजिन करते हैं, यहां पे अगर आप देखोगे तो टाइड जो है कंटिन्यूअसली अकरिंग फिनोमिना है, यानी कि ये कभी रुकता नहीं है। आपने देखा कि समंदर का पानी एकदम रुक गया है, शांत हो गया है, ऐसा तो कभी होता नहीं है। समंदर के पानी हमेशा आगे पीछे होते ही रहते हैं, या आपने देखा है उसमें लहरें उठती रहती है। वेव्स क्या होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आज के दिन ही डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो टाइड्स की हम बात करें तो ये क्या नेचुरल फिनोमिना है और ये कंटिन्यूअसली होता रहता है। जैसे यहां पे मैक्सिमम वाटर लेवल पहुंच जाता है, हाई टाइड जब होता है तो आपका जो पानी है बहुत आगे आ जाता है, यानी मैक्सिमम वाटर लेवल पहुंच जाता है। लेकिन एक समय बाद जब मैक्सिमम वाटर लेवल पहुंचने के बाद वो वापस से पीछे भी तो चला जाता है ना, यानी कि वो एकदम लोएस्ट लेवल पे चले जाता है। तो एक बार मैक्सिमम लेवल पे आ गया, फिर उसके बाद वो लोएस्ट लेवल पे चला गया। तो ये चीजें जो है वो कंटिन्यूअसली होती रहती है और कभी रुकती नहीं है। और यहां पे क्या होता है कि जैसे वो लोएस्ट लेवल पे आ जाता है, यानी लो टाइड पे आ जाता है, फिर से कुछ टाइम के बाद वो हाई टाइड में आ जाता है, यानी हाईएस्ट लेवल पे आ जाता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आना, फिर लोएस्ट पॉइंट पे आना, और ये जो फिनोमिनन है कंटिन्यूअसली होता रहता है। ये दिन में होते हैं 2 बार, यानी 2 बार हाई टाइड हो जाता है, 2 बार लो टाइड होता है। ये पूरे के पूरे 24 घंटे का जो हमारा एक दिन होता है ना, पूरा 24 घंटे का जो दिन होता है, इसमें 2 बार हाई टाइड आ जाती है, 2 बार लो टाइड आ जाती है। और ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है इसके पहले, यानी जो लेक्चर्स हमारे हुए हैं इसके पहले मैंने पूरा का पूरा चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहां पे आपको डायग्राम के थ्रू नजर आ रहा होगा कि सबसे पहले आप देखोगे यहां पे मून का पोजीशन 1 है। तो मून जब पोजीशन 1 पे रहेगा तो ये जो पॉइंट है पी पॉइंट पे, यहां पे क्या रहेगा, आपका हाई टाइड रहेगा, ठीक है। यहां पे क्या रहेगा, एग्जैक्टली हाई टाइड रहेगा। और उसके बाद आप देखोगे तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, इसके बाद जो ये 6 डिग्री 15 मिनट 6 डिग्री 15 मिनट का जो टाइम है, इसके बाद आप देखोगे तो ये जो टाइमिंग है 6 डिग्री 15 मिनट का, तो यहां पे क्या आ जाएगा, अगर यहां पे हाई टाइड आ रहा है तो यहां पे क्या रहेगा, लो टाइड रहेगा, क्योंकि वहां पे मून का ग्रेविटेशनल पुल नहीं रहेगा। क्योंकि आप देखो अगर तो मून जो है, मून के एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में क्या है, पी पॉइंट है। तो मून के एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में अगर पी पॉइंट है तो हाई टाइड जो आने का चांसेस है, या फिर हाई टाइड जो आएगा वो कौन से पॉइंट पे आएगा, पी पॉइंट पे आएगा, ठीक है। लेकिन वही पॉइंट पे अगर आप देखोगे, ये जो बीच वाला पॉइंट है, यहां पे आप देखोगे तो मून जो है वो एकदम स्ट्रेट में नहीं है, मून जो है वो एकदम स्ट्रेट में नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि एग्जैक्टली वो अपोजिट नहीं है मून के। तो जब एग्जैक्टली अपोजिट मून के वो नहीं रहेगा
रहेगा तो वहां पे हाई टाइड नहीं रहेगा, वहां पे क्या रहेगा, लो टाइड रहेगा। एंड सेम इसी प्रकार अगर अब मैं बात बोलूं यहां पे कि ये जो पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट के एग्जैक्टली अपोजिट आप देखोगे, समझ लो यहां पे एक एफ पॉइंट है। पी पॉइंट के एग्जैक्टली अपोजिट क्या है, एक एफ पॉइंट है। तो यहां पे जो एफ पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, तो ये क्या है, पी पॉइंट के अपोजिट है एफ पॉइंट, जिसको एंटीपोडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, एंटीपोडल। तो ये जो एंटीपोडल है मतलब समझ लो अपोजिट 180 डिग्री पे होता है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी कि अगर कोई एक जगह पे यहां पे हाई टाइड है तो उसके एग्जैक्टली 180 डिग्री अपोजिट में भी वो जगह जहां पे रहेगा वहां पे भी हाई टाइड ही रहेगा, और उसके 90 डिग्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री में क्या रहेगा, लो टाइड रहेगा। तो ये चीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। लेकिन आपको एक चीज पता है कि जैसे जैसे यहां पे जो पी पॉइंट है हाई टाइड आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे यहां पे मून का पोजीशन चेंज होगा, क्योंकि मून भी क्या करता है, अर्थ के चक्कर काटता है, ठीक है। तो जैसे जैसे मून का पोजीशन चेंज होगा तो यहां पे आप बोल सकते हो कि कुल मिला के ये जो पूरा जो एंगल आपको दिख रहा है, ये पूरा एंगल कितने लिखा है मैंने, 12 डिग्री 30 मिनट। तो मैंने बताया ना 12 घंटा 25 मिनट। तो ये 12 डिग्री 30 मिनट का जो टाइमिंग है, यानी कि लगभग कितना हो गया, ये 12.5 घंटा, लगभग 12.5 घंटे का जो टाइम है, इसके वजह से मून जो है अपना पोजीशन चेंज करता है, एंड फिर से जो पॉइंट P1 है वहां पे क्या आ जाएगा, हाई टाइड आ जाएगा। यानी इसका मतलब एक चीज हमें क्या क्लियर हो गया दोस्तों, कि अगर अर्थ पूरा का पूरा घूम रहा है, यानी कि अगर मैं बात करूं ये पी पॉइंट से अगर मैं इसको घूम के वापस से पी पॉइंट पे आना होगा तो कितना डिग्री का चक्कर काटेगा, वो 360 डिग्री का। यानी कि एग्जैक्टली 360 डिग्री के बाद पूरा का पूरा 24 घंटे के बाद वो एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे आएगा। यानी कि आपके जो हाई टाइड है, हाई टाइड जो है यहां पे एक यहां पे आ रहा है और एक यहां पे आ रहा है, यानी कि एक ही डिग्री के अंदर, एक ही डिग्री मतलब टोटल 360 डिग्री के अंदर। और आपको पता है 360 डिग्री जब हमारा पृथ्वी घूमता है इसका मतलब कितना होता है, 24 घंटा होता है। यानी 24 घंटे में जो हाई टाइड हो रहा है वो कितने बार हो रहा है, एक बार, और ये 2 बार। इसका मतलब क्या होता है कि हर 12.5 घंटे पे लगभग 12 आवर्स 25 मिनट्स पे एक हाई टाइड हो रहा है, और उसके तुरंत बाद दूसरा भी हाई टाइड हो रहा है, और उसके बीच में क्या हो रहा होगा, लो टाइड हो रहा होगा। तो ये होते हैं कुछ टाइमिंग्स जो कि पर्टिकुलर हाई टाइड एंड लो टाइड्स को क्रिएट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। एंड सेम उसी प्रकार आपका जो एफ पॉइंट जो दिख रहा है एग्जैक्टली 12 घंटे 30 मिनट के बाद जो है आपका ये P1 पॉइंट आएगा, एंड P1 के अपोजिट में क्या आएगा, F1 पॉइंट आएगा। तो ये एग्जैक्टली उसके फिर 12.5 घंटे के बाद ये आएगा, यानी कि लो टाइड्स भी जो है वो कंटिन्यूअसली आते रहेंगे। तो यहां पे क्या होता है, जो हाई टाइड और लो टाइड जो है वो ट्वाइस अ डे होता है, यानी 24 घंटे में 2 बार होता है जनरली। और जो दोनों का डिफरेंस होता है ना, किसके किसके बीच का, 2 हाई टाइड का जो होता है, मतलब एक के बाद एक हाई टाइड आया, मतलब एक हाई आया और फिर दूसरा हाई टाइड अगर उसको आना है तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा टाइमिंग का वो कितना है, 12.5 घंटा, ठीक है। लगभग 12 आवर्स 25 मिनट्स बोल लो या फिर 30 मिनट्स बोल लो, अप्रोक्सीमेटली उतना होता है, ठीक है। तो 12 घंटा 25 मिनट का दोनों के बीच में गैप है। तो यही कुछ क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, नॉर्मल तौर पे एमसीक्यूज वगैरह में भी पूछे जाएंगे, तो ये फिलहाल आपको याद रखना है, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे टाइमिंग्स आते हैं, यानी कितना डिफरेंस होता है। टाइमिंग मतलब ऐसा नहीं होता कि 2 बजे आएगा 3 बजे आएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो एक फ्लक्चुएशंस होता है, वो डिफरेंस होता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द मून। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो मैंने आज आपको बोला कि यार ये हमने समझ लिया, टाइड्स के बारे में हर चीज हमने क्लियर कर दिया, लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना है अगला जो टॉपिक है हमारे लिए, वो है वेव्स। तो आपको पता है वेव्स क्या होता है, लहरें होती हैं जो समुद्र के आसपास हम जाते हैं, नजदीक में जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैंने अभी व्लॉग बनाया, क्योंकि मैं अभी समुद्र के किनारे गया था, बीच के आसपास गया था। तो जाके व्लॉग देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। व्लॉगिंग चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारा जो चैनल का सेक्शन है उसमें आपको मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं वेव्स की। तो वेव्स जब भी आप समंदर के नजदीक जाते हो, आपने भी नोटिस किया होगा, तो कैसे कंटिन्यूअसली जो वेव्स है, लहरें जो है वो उठती रहती है, लहरें आगे जाती है, लहरें पीछे जाती है। तो ये क्यों होता है और कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है वेव्स का, 2 से 3 चीज हम लोग को पढ़ना है वेव्स के अंदर, वो हम लोग पढ़ेंगे, फिर आज के लेक्चर को स्टॉप करेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी जो है वो आज खत्म हो जाएगा। तो बने रहो, हमारा चैप्टर आज फाइनली हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले बात करें वेव्स की, ठीक है। वेव्स क्या होता है, तो देखो वेव्स की अगर हम बात करें तो आपने नोटिस किया होगा कि कभी भी कुछ एक बाल्टी ले लो, एक टब ले लो, उसमें पानी भर दो और उसके ऊपर से जोर से फूंक मारो या फिर आप जोर से हवा करो, तो उसके अंदर से क्या आ जाएगा, एक तरीके से डिस्टर्बेंस आ जाएंगे, लहरें जैसे चीजें उठने लगेंगी, यानी कि एक तरीके से बबल्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, रिपल्स बोलते हैं उसको, ठीक है ना। रिपल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। आपको पता है रिपल्स मतलब एक तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे होने लगता है। दूध हम लोग पीते हैं तो गरम गरम होता है, दूध को फूंकते, अरे बहुत गर्म है, ऐसा करके फूंकते हैं दूध को। तो जब हम लोग ग्लास के दूध को फूंकते तो आपने देखा होगा जो ऊपर का जो लेयर होता है दूध का वो थोड़ा सा हिलता है, ऊपर का लेयर जो है हिलता है। तो सेम उसी प्रकार जो समंदर होते हैं या फिर जो बड़ी बड़ी नदियां होते हैं, ओशंस जो होते हैं, उसके जो पानी होते हैं वो भी रिपल्स करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द रिपल्स वो वेव्स क्रिएट होता है। लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो रीजन है वो रिपल्स को क्रिएट करने का या जो वेव्स की मैं बात कर रहा हूं वो क्रिएट होने का, वो होता है दोस्तों विंड, यानी हवा। आपको पता है इतनी जोर जोर से कोस्ट लाइन में हवाएं चलती है, तो यही हवा
और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेनली मैं जो फैक्टर मानता हूं वो है हवा, यानी विंड की वजह से वो जो रिपल्स है वो क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से वेव्स आपका बड़ा होते जाता है या फिर छोटा होता जाता है, लेकिन वो क्रिएट होता है, जनरेट होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो यही चीज होता है। तो जो सी वाटर होता है वो पुश किया जाता है किसकी तरफ से? विंड की तरफ से, यानी हवा के वजह से जो विंड का ये नदी का जो पानी है या फिर समुद्र का पानी है, हम बात करेंगे खासकर समुद्र के पानी के, जो बड़े बड़े लहरें उठते हैं, तो वो पानी को एक पुश मिलता है, यानी कि कोई तो एक उसको धक्का दे रहा है कि पानी के लहरों को कोई तो धक्का दे रहा है। तो कौन दे रहा है धक्का? हवा दे रहा है, विंड उसको धक्का दे रहा है। ठीक है? तो विंड जब उसको धक्का दे रहा है तो कहीं ना कहीं जो लहरें हैं वो थोड़ी सी उठती है, शांत होती है। तो आपका जो वेव्स का जो फॉर्मेशन होता है, अगर मैं बात करूं यहां पे, इसको मैं मिटा दूं, वेव्स का जो फॉर्मेशन होता है वो लगभग इस प्रकार होता है। आपने देखा होगा, एक बार ऊपर आया फिर नीचे गया, फिर एक बार ऊपर आया फिर नीचे गया, फिर ऐसा ये कंटिन्यूअसली होता रहता है। करेक्ट है? ये आपने देखा होगा, नोटिस तो किया होगा। तो इस प्रकार से ये जो चीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं वेव्स, यानी लहरें, वेव्स बोलते हैं। ठीक है? हाई टाइड लो टाइड अलग था। हाई टाइड मतलब पानी को आगे लेके आना जोरों से, और लो टाइड मतलब पानी एकदम पीछे बैक पॉइंट पे चले जाना, लोएस्ट पॉइंट पे चले जाना। लेकिन वेव्स क्या है? लहरें हैं जो कि कंटिन्यूअसली आती रहती है। आपको पता है लहरें हमेशा उठती रहती है। तो जो सी वाटर का जो लेवल होता है वो एक बार ऊपर की तरफ जाता है, फिर वापस से वो नीचे की तरफ आता है। तो कंटिन्यूअसली वो अप एंड डाउन मूवमेंट जो है वो रेसिप्रोकेशन के साथ वो हमेशा क्या करता है? दिखाते रहता है। और जो वेव्स होता है ना वो क्या करता है? एनर्जी भी लाता है, क्योंकि अगर आप लहरें के सामने आके खड़े हो जाओ तो जो वेव्स होती है ना वो आपको धक्का मार के गिरा भी सकते हैं, इतनी पावरफुल वेव्स होती है। तो कहीं ना कहीं उस वेव्स के अंदर क्या होती है? एनर्जी जो होती है। एंड साथ ही में ये जो एनर्जी जो होती है ना वो आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो अलग अलग फॉर्म्स में। और बेसिकली अगर बात किया जाए तो यहां पे जो शैलो वाटर होता है ना, जो कोस्ट यानी कि बीच जिसको बोलते हैं हम लोग, कोस्ट इलाका होता है, जो शैलो वाटर यानी कम पानी जो होता है, हम लोग घुटने के नीचे तक पानी तक जाते हैं ना समुद्र के अंदर घुस के एंजॉय करने के लिए, तो वो जो पानी होता है वहां तक जो लहरें हैं वो इजीली आती हैं एंड एकदम एंड तक यानी कोस्ट लाइन तक वो एकदम बह के चली जाती है। जितना उसका पावर होता है, जितना उसके पास एनर्जी होता है, यानी वेव्स के अंदर अगर बहुत ज्यादा एनर्जी है तो वो बहुत दूर तक जाती है, लेकिन अगर वेव्स के अंदर थोड़ी कम एनर्जी है तो वो थोड़ी सी आती है एंड फिर एकदम आके वापस से लौट जाती है। तो इस प्रकार से जो वेव्स है वो कंटिन्यूअसली होते रहती है एंड लार्ज और स्मॉल वेव्स जो है वो आती रहती है कंटिन्यूअसली सी लेवल पे। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो जनरेशन ऑफ वेव्स जो होता है ना ये बहुत ही अलग तरीके से भी होता है, यानी कि कभी बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची लहरें भी आपको देखने मिलती है और कभी बहुत ज्यादा फ्लैट लहरें भी मिलती है। तो ये अलग अलग टाइप के वेव्स भी क्रिएट हो सकते हैं। और ये जो भी वेव्स का जो क्रिएशन होता है दोस्तों, आपको बता दूं ये पूरा का पूरा होता है एक नेचुरल प्रोसेस, यानी इसमें किसी का भी हाथ नहीं है, ये ऑटोमेटिकली नेचर द्वारा किया जा रहा है। यानी किसी इंसान किसी जानवर का एक्सटर्नल हाथ नहीं है यहां पे, ये ऑटोमेटिकली नेचर के द्वारा क्रिएट किया रहा है। अब नेचर से क्रिएट किया रहा है मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, हो सकता है हवा हो सकता है अर्थक्वेक हो सकता है वॉल्केनोस हो। ठीक है ना? ये सभी चीज फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे अभी आने वाले टॉपिक्स के अंदर। ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो वेव्स का जो फॉर्मेशन होता है ये क्या है? एक नेचुरल और रेगुलरली अकरिंग एक फिनोमिनॉन है जो कि कंटिन्यूअसली होता है और इसको कोई हम रोक नहीं सकते। ये सब चीज जिंदगी भर चलता रहेगा और ऑटोमेटिकली जो है वो होता रहेगा। अब हम बात करेंगे ये जो वेव्स है इसके स्ट्रक्चर की। ठीक है ना? वेव्स के हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसको भी देख लेते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ वेव्स। ठीक है? तो इसको हम लोग देखते हैं ये वेव्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। तो लगभग आप देखोगे जो शेप मैंने ऑलरेडी बना के रखा है यहां पे, ये है वेव्स का स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें समझने वाली चीजें होती है। ठीक है? तो यहां पे सी वाटर जो होता है जैसे मैंने बोला वो पुश अप भी होता है, यानी कि आप देखोगे डायग्राम में तो समझ लो सी वाटर ये पूरा पुश हुआ अप तक, फिर वही टाइम पे वो नीचे भी आएगा क्योंकि जब पानी ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी उसको नीचे भी खींचेगा। तो वो जो लहरें ऊपर उठी थी पुश अप हुआ था वो वापस नीचे आएगा, फिर से यहाँ पे वेव्स के जो एनर्जी अंदर स्टोर्ड है वो वापस से उसको ऊपर लेके जाएगा, फिर ग्रेविटी नीचे खींचेगा और ये कंटिन्यूअसली अप एंड डाउन होता रहेगा। और इस प्रकार से जो वेव्स है इसका फॉर्मेशन जो है वो होता रहता है। ठीक है ना? तो यहां पे क्या होता है कि एक पोजीशन होता है, आप देखोगे तो ये जो पोजीशन होता है जहां पे वो टॉप पे प्रेजेंट होता है तो वो पोजीशन को बोलते हैं दोस्तों क्रेस्ट। ये आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन आप बहुत छोटे हो अभी फिजिक्स पढ़ने के लिए, यानी कि जो साइंस के अंदर जो फिजिक्स वाला पार्ट है। लेकिन आपको बता दूं जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, 9th में 10th में 11th में जाओगे तो आपको ये सब चीज ना साउंड वेव्स में भी पढ़ना पड़ेगा। एक साउंड वेव्स होता है तो वो अलग चीज है, लेकिन आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन आपको फिलहाल याद रखना है कि जो ऊपर वाला वेव्स कोई भी टाइप का वेव्स हो उसके टॉप वाला पार्ट को बोलते हैं क्रेस्ट और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रफ। ठीक है? क्रेस्ट और ट्रफ ये याद रखना। ठीक है? तो ऊपर वाले पार्ट को क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को ट्रफ बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और चीज बता दूं कि आपका एक ये वेव से यहां से लेके यहां तक, यानी कि एक वेव्स का यहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंस जो होता है ना, यानी कि एक तरीके से आप बोल लो दो वेव्स का डिफरेंस, दो एक के बाद एक जो वेव्स होते हैं, दो साइमल्टेनियसली जो वेव्स होते हैं उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं दोस्तों वेवलेंथ।
क्या बोलते हैं, वेव का लेंथ, यानी कि उसकी लंबाई होगी ना, कुछ तो लेंथ होगा ना उसका। तो ये एक वेव से, ये दूसरा वेव से, ठीक है। तो एक वेव्स और दूसरे वेव्स के बीच के जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ होगा, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। और एक और चीज आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि जो इसकी हाइट होती है, यानी कि समझ लो कि टॉप लेवल पे जब पहुंच जाते हैं, यानी क्रेस्ट पे पहुंच जाते हैं, तो स्टार्टिंग से, यानी बीच में से मतलब यानी एकदम बॉटम पोजीशन, नीचे के पोजीशन से टॉप के पोजीशन तक जो हाइट जो होती है, ये जो हाइट होती है ना, परपेंडिकुलर हाइट, इसको कहा जाता है दोस्तों एम्पलीट्यूड। क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। यहां पे मैं लिखता हूं एम्पलीट्यूड, ठीक है, याद रहेगा। ये 3-4 चीज आपको याद रखना है, जो कि आपको हायर स्टैंडर्ड में भी काम आएगा और अभी तो आपको डेफिनेटली काम आएगा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, कुछ चीजें आपको याद रख लेनी है कि जैसे ऊपर वाले पोजीशन जब आता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले पोजीशन को ट्रफ बोलते हैं, दो वेव्स के बीच का डिफरेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, और इसकी जो हाइट होती है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। याद रहेगा, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द वेव्स, जो हमने बता दिया कि पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है वेव्स का और किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और चलते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक के ऊपर, यानी कि चैप्टर का आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है वेलोसिटी ऑफ वेव्स, ठीक है। इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वेलोसिटी का मतलब सभी जानते हैं दोस्तों, स्पीड, ठीक है। तो वेव्स की स्पीड भी होती है अलग अलग प्रकार से, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव्स। तो अगर हम इसकी बात करें, तो अगर हम कोई भी कोस्ट की तरफ खड़े होते हैं, यानी बीच की तरफ जाते हैं, कोस्ट लाइन जो इलाका होता है समुद्र के किनारे, कभी भी जब खड़े होते हैं तो हमें जो है ना ऐसा महसूस होता है कि जो वेव्स है वो हमारी तरफ जो है वो आ रही है, यानी हमारी तरफ वो आ रही है, और साथ में वो जब आती है तो हवाएं भी आती है। तो आपने एक चीज नोटिस किया कि जो वेव्स और हवा है जो हमारी तरफ चलती है, तो इससे आपको एक अंदाजा क्या मिला कि जो हवा है वो कंटिन्यूअसली जोर जोर से चलती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट विंड ये जो वेव्स है वो क्रिएट होती है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो वेव्स जब जितना मतलब जोर से हवाएं चलेगी उतना ज्यादा वेव्स भी क्रिएट होगा। यानी कि अगर मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बात अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ वेव्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी ऑफ द विंड के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि जितनी जोर से हवाएं चलेगी उतनी जोर से वेव्स जो है क्रिएट होगी। आपने देखा होगा जब साइक्लोन वगैरह आता है, आपने देखा होगा जब साइक्लोन जब आता है, भवंडर वगैरह आता है, तो बहुत जोर से हवाएं लेके आता है साथ में, लगभग आप देखोगे तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी कुछ 1 या 2 मंथ पहले हमारे महाराष्ट्र के अंदर भी एक साइक्लोन आया था, ठीक है। वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है कि वायु था आई गेस, ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट करके ढूंढ के कमेंट करके बताना, वायु शायद नाम था उसका, ठीक है ना, साइक्लोन वायु, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या नाम था। तो ये जो साइक्लोन आया था, जो भी नाम होगा उसका, वो साइक्लोन इतनी तेजी से आया था, लगभग 80 to 100 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से वो स्पीड लेके आया था हवा का। तो जितना ज्यादा वो जोर से घूम रहा था, जब भी वो समुद्र के आसपास गया तो समुद्र की लहरों को भी उसने ऊंची ऊंची कर दिया, और इतने जोर जोर से समुद्र की लहरें ऊंची हो गई और वेलोसिटी जो है उसकी लहरों की बढ़ गई, और पूरा का पूरा वो जो कोस्ट लाइन इलाके में जितने घर थे, जितने वो सब चीज थे, उसको पूरा सा बर्बाद कर दिया, पूरा डुबा दिया। यानी कि कहीं ना कहीं इससे हमें एक चीज क्या पता चला कि जितना जोर से हवाएं चलेगा, जितना जोर से विंड चलेगा, उतना ही जोर से आपके जो वेव्स जो है उसकी क्या रहेगी, वेलोसिटी रहेगी, यानी कि स्पीड रहेगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। एंड उसी के साथ हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जितना जोर से हवाएं चलेगा, वेलोसिटी ऑफ वेव्स भी उतना ही रहेगा। लेकिन एक और चीज है कि जितना जोर से वेलोसिटी ऑफ वेव्स रहेगा, उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो भी प्रोड्यूस होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेन रीजन जो होता है ना वेव का, जनरेशन का, क्योंकि हमने आपको बताया कि वेव जो है जनरली किसके वजह से डेवलप होता है, विंड की वजह से डेवलप होता है। ये कहीं ना कहीं सच बात है, लेकिन दो और चीज है जिसके वजह से जो वेव्स है ना वो क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं। एक होता है आपका वॉल्केनोस, आपको पता है ज्वालामुखी फटते रहता है वॉल्केनोस, और दूसरा होता है अर्थक्वेक। तो इसको ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बोलना चाहूंगा। तो वॉल्केनोस आपको पता है कि समुद्र के अंदर भी जो जमीन का जो लेयर है उसमें बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोस होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं। तो जब भी वो फटेंगे तो ऑब्वियसली वो एनर्जी को रिलीज करेंगे ऊपर की तरफ। तो जो पानी है उसके ऊपर, जो वेव्स है उसके पास भी तो एनर्जी महसूस होगा, एंड जैसे ही वो एनर्जी एक्सप्लोड होगा तो लहरें ऊंची ऊंची क्रिएट करेगी, और उसके वजह से एक नया चीज आ जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग सुनामी। ये आपने सुना ही होगा। इसको सुन के यार रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यार ये इतना खतरनाक डिजास्टर है, इतना खतरनाक नेचुरल डिजास्टर है कि अगर ये होता है तो यार बहुत ही लोग को डैमेज कर देता है, बहुत नुकसान करता है, लोगों की डेथ भी बहुत होती है, लाइफ की भी नुकसान हो जाती है। तो वॉल्केनोस हो या फिर कभी कभी अर्थक्वेक भी होता है, तो जमीन का लेयर या फिर जो पानी के अंदर का जो लेयर है वो हिल जाता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाता है, शॉक वेव्स क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से लहरें ऊंची ऊंची उठ के सुनामी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाता है। तो ये जो है खासकर एग्जांपल के तौर पे 2004 में 2004 में एक सुनामी आया हुआ है हमारे इंडिया में, जो कि लगभग साउथ के साइड आया था, जिसकी वजह से श्रीलंका में बहुत ज्यादा बर्बादी हुआ, और खासकर हमारा जो साउथ कोस्ट इलाका था, तमिलनाडु के आसपास का साउथ वाला जो इलाका था ना, उसमें भी थोड़ा बहुत ज्यादा क्या हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज होता रहता है, जिसके वजह से जो चीजें हैं वो डैमेज करती है। लेकिन जो मुद्दा था हमारा, यहां पे हमने क्लियर कर दिया कि किस हिसाब से वेलोसिटी ऑफ वेव्स और
ये जो चीजें हैं विंड की वजह से या फिर आप बोल सकते हैं वॉल्केनो या फिर अर्थक्वेक की वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको पूरा का पूरा ये जो वेव्स का पूरा टॉपिक था एंड साथ ही में जो टाइमिंग्स मैंने टाइड्स के बारे में बताई वो सब चीज क्लियर हो गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, इतना ही था हमारा वीडियो लेक्चर जिसमें हमने बाकी टॉपिक्स क्लियर कर दे। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर हमारा काफी दिनों से चल रहा था, 3 लेक्चर से चल रहा था, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 टाइड्स, ये हो चुका है टोटली फाइनली कंप्लीट, यानी कि चैप्टर इज फाइनली ओवर, फाइनली कंप्लीटेड। तो बस आज के लिए इतना ही, और भी ऐसे चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे और कंटिन्यूअसली आपके लिए वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। तो आप बस बने रहो हमारे साथ और साथ में हमारा प्लेलिस्ट को भी चेक करते रहो, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी साइंस मैथ्स पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर दिया, यानी जितने चैप्टर्स होते हैं ना आपके महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस के अंदर, हर चीज बना के रेडी कर दिया है। तो पहले से ही प्रेजेंट है, आप जाके खाली देखना है, सर्च करो, देखो, हर चीज मिल जाएगा हमारे चैनल के अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये चैप्टर आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।